अपडेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको कुवैत की खबर दिखाते हैं। कुवैत के मंगाफ शहर की एक इमारत में आग लग गई जिसमें 41 लोग मारे गए हैं और इनमें से 10 भारतीय हैं। साथ ही आपको बता दें 5 लोग केरल के रहने वाले थे। तो वहीं हादसे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिसमें से 30 भारतीय हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के समय के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। तड़के सुबह इमारत के ग्राउंड फ्लोर के किचन में आग लगी जो तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। इस बिल्डिंग में 160 से ज्यादा लोग रह रहे थे। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ का कहना है कि इमारत में कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे। तो कुवैत की इस बिल्डिंग में आग लगी और इस आगजनी में 41 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं और मृतकों में 10 भारतीय हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो घायल हुए हैं उनमें से भी कई लोग हैं जो भारतीय हैं और मृतकों में भी 10 भारतीय शामिल हैं। इनमें से 5 लोग केरल के रहने वाले थे और आज सुबह ये हादसा हुआ। और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर के शासकीय मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल पर अस्पताल प्रबंधन को धमकी दी गई जिसके बाद सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने निरीक्षण किया। अब आईपी एड्रेस से धमकी देने वाले की जानकारी निकाली जा रही है। मालूम हो कि शासकीय मेंटल हॉस्पिटल बाणगंगा थाना क्षेत्र में मौजूद है और इसी हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ईमेल पर मेंटल हॉस्पिटल को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई जिसके बाद सूचना क्राइम ब्रांच को दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। आईपी एड्रेस की मदद से बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की जानकारी निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया, क्या अभी तक पता चल पाया है कि धमकी किसने दी? जी देखिए, सबसे पहले तो ये धमकी कोरी निकली है। पूरी जांच करने के बाद कोई बम नहीं मिला है, तो ये सबसे बड़ी सुकून की बात है, भले ही लोग परेशान हुए हैं। अब दूसरी बात जो है, अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह धमकी किसने दी है। एडम गांजा एक ईमेल एड्रेस से यह धमकी दी गई है। और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इंदौर के मेंटल हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि देश के कई सारे हॉस्पिटल्स में यह धमकी दी गई है। इस ईमेल के थ्रू धमकी हर जगह भेजी गई थी और जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया, भोपाल के भी किसी हॉस्पिटल में यह धमकी गई थी। तो निश्चित तौर पर देखिए, पिछले कुछ समय से ऋतु लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब बॉम्ब की धमकियां दी जा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या एयरपोर्ट तक में बॉम्ब की धमकियां दी गई है। तो फिलहाल तो ये धमकी महज कोरी धमकी निकली है, लेकिन अब जांच की जा रही है कि यह धमकी किसके द्वारा दी गई है। जो ईमेल आईडी है उसका आईपी एड्रेस चेक किया जा रहा है और आईपी एड्रेस के थ्रू पुलिस निश्चित तौर पर उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जिसने ये धमकी दी है। पिछले कुछ समय में इस तरह के भी मामले सामने आए कि 13 वर्ष के भी एक बच्चे ने धमकी दे दी है बॉम्ब होने की। तो देखिए, इस तरह की अफवाहें सामने आती रहती है, यह भी महज अफवाह निकली। बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने जाके पूरे हॉस्पिटल की जांच की और वहां पर कोई बम नहीं मिला है और अब आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल तलाश तो की जा रही है पुनीत, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा कि स्कूल को धमकी मिल चुकी है। ना सिर्फ इंदौर की हम बात करें, देखिए प्रदेश के अन्य शहरों में भी, देश के कई इलाकों में भी, दिल्ली में भी हमने देखा था कि किस तरह से ईमेल के जरिए धमकी देने का मामला सामने आया था। लेकिन वही सवाल की जांच में फिर निकलकर सामने आता है कि अफवाह फैलाई गई है। फिलहाल इस पर पुलिस का, क्राइम ब्रांच का क्या कुछ कहना है पुनीत? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारी एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया से बात हुई है। उनका वो भी हालांकि सुकून में ही नजर आए कि वहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं मिला। देखिए, मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें बॉम्ब होने की सूचना दी गई थी और यह भी कहा गया था ईमेल के माध्यम से कि तुरंत हॉस्पिटल खाली कराया जाए वरना थोड़ी देर में बॉम्ब फटने वाला है। तो ऐसे में जो मानसिक रोगी है वहाँ पर हड़कंप मच गया था। तमाम लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया और फौरन ही वहाँ पर बीडीडीएस भी पहुंची और उन्होंने तलाशी की। तो अब पुलिस का तो यही कहना है कि वहाँ पर कुछ नहीं मिला, पुलिस सुकून में है। लेकिन हाँ, अब एक नया काम जरूर मिल गया है कि उस आईपी एड्रेस की तलाश करे जहाँ से ये धमकी दी गई थी। तो अब क्राइम ब्रांच उसी पर ही टारगेट किए हुए है। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा पुनीत कि क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर में मेंटल हॉस्पिटल को ये धमकी दी गई। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुना की, जहां से सांसद निर्वाचित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा की सीट अब खाली हो गई है। अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव
चुनाव होंगे। विधानसभा में संख्या के हिसाब से खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर बीजेपी के खाते में जाना तय है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी एक बार फिर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करेगी। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से ये पद भरे जाने की संभावना ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा का दावेदार कौन होगा ये तो कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन ठाकुर या ब्राह्मण नेता कौन चुना जाएगा इस पर भी सबकी नजरें हैं। तो देखिए, राज्यसभा सीट खाली हो गई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सांसद बन चुके हैं और केंद्र में मंत्री बनाए जा चुके हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो देखिए कौन से वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया जो कि ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं, इनके नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। तो वहीं इनके बारे में आपको और भी जानकारी दें कि जयभान सिंह पवैया राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जयभान सिंह पवैया महाराष्ट्र बीजेपी के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। पूर्व मंत्री हैं जयभान सिंह पवैया। तो वहीं इस रेस में पूर्व सांसद केपी यादव का नाम भी शामिल है। केपी यादव जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग का राज्यसभा सांसद चुना जाएगा तो केपी यादव का नाम हो सकता है। यादव का टिकट काटकर इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया और उसी वजह से राज्यसभा सीट खाली भी हुई है। अमित शाह ने इसके संकेत भी दिए थे और जिस तरह से संकेत दिए गए, कयास लगाए जा रहे कि केपी यादव को टिकट मिल सकता है क्योंकि यादव का टिकट काटकर सिंधिया को टिकट दिया गया था और ऐसे में राज्यसभा सीट खाली होने पर केपी यादव का नाम सामने आ सकता है। लेकिन सिर्फ ये दो ही नाम नहीं बल्कि और भी कई नाम हैं जो इस सीट के लिए आगे हैं और इनमें से एक नाम है पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। ब्राह्मण चेहरा है नरोत्तम मिश्रा और ऐसे में अगर इस बार ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया जाएगा तो नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अब नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अभी हमने देखा लोकसभा चुनाव में न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक भी रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम है जो शामिल है और ये नाम है पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का, जो विदिशा से सांसद रह चुके हैं रमाकांत भार्गव। और आपको बता दें रमाकांत भार्गव के नाम पर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि पार्टी ने इस बार इनका टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया था। विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं, केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, लेकिन रमाकांत भार्गव को अब कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी इस पर भी चर्चा तेज है। और चर्चा ये भी है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सीट खाली हुई है इस पर मौका रमाकांत भार्गव को दिया जा सकता है। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि 4 जून के नतीजे आने के बाद बीजेपी के 400 पार के नारे की भी हवा निकल गई है। लेकिन बीजेपी 400 पार के नारे से इतना पीछे क्यों रही और क्यों बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए विस्तार न्यूज के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने बातचीत की। भाजपा ने आखिरकार अपनी सरकार बना ली है। मोदी 3.0 का कार्यकाल शुरू हो गया है, मंत्रिमंडल बन गया है, विभाग भी बढ़ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंतन और मंथन तो शुरू हुआ ही कि 240 पर आखिर सिमटे, तो इसकी वजह क्या थी। हमारे बीच रघुनंदन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और उनके पास अनुभव की खदान है, खान है। हम उनसे जानेंगे आखिर चूक क्या हुई, कहाँ हुई और अब आगे भाजपा को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सर, 240 पर सिमट गए, बात 400 प्लस की थी गठबंधन के साथ और 370 चाहते थे कि इंडिविजुअल भाजपा आए। आखिर कहाँ चूक हो गई, क्या चूक हो गई? देखिए, पिछले चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें अपेक्षा से अधिक सीटें प्राप्त हुई थी और इसलिए ये लगता था कि 5 साल काम करने के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी को और अधिक समर्थन दिलाएगी। 5 साल के सरकारी काम के बाद में स्वाभाविक है सबकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और सबको लगने लगता है कि ये जो 5-10 वर्ष हमने जनता के बीच में काम किया है तो हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। सर, गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं और ऐसे जब साथी जुड़े हों, जब यू टर्न लेते रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिन उद्देश्यों के लिए हम आगे बढ़ रहे थे यानी भाजपा आगे बढ़ रही थी वो पूरे इस बार होंगे, कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए,
एक बार केंद्र में जो हमारे साथ हो जाता है वो कभी भी धोखा नहीं देता और उसके प्रति अविश्वास करना भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार अटल जी के समय साथ थे और उस समय जब तक अटल जी रहे उनने पूरी ईमानदारी से साथ दिया और इसलिए केंद्र में तो नीतीश बाबू पूरी ईमानदारी से उनकी पार्टी के समर्थकों सहित वो पार्टी का साथ देंगे, समर्थन करेंगे। और इसी प्रकार से नायडू ने भी अटल जी के समय साथ दिया है और अब भी वो साथ देने का उनका वादा है। जहाँ तक कुछ सैद्धांतिक मतभेद हैं तो सैद्धांतिक मतभेद अपने प्रांतों तक सीमित रहते हैं, राष्ट्रीय हित में मतभेद आड़े नहीं आते और इसलिए ये सरकार अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी, बहुत अच्छे से काम करती रहेगी। विश्वास है कि देश हित में हम और आगे बढ़ेंगे और भारत का नाम दुनिया में सिरमौर के रूप में उभरेगा। तो आपने सुना रघुनंदन शर्मा जी को जो कह रहे थे कि भाजपा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में विस्तार कर रही है, साथ ही वो आशान्वित हैं कि गठबंधन है लेकिन जो साथी हैं वो अटल जी के समय जिस तरह से प्रतिबद्धता के साथ में साथ थे इस बार भी साथ रहने वाले हैं और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विस्तार न्यूज़ के लिए। और इधर ग्वालियर में 2 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में घायल राजेंद्र पाल की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक राजेंद्र पाल डगरई टोल प्लाजा का कर्मचारी था, तो वहीं परिजन और ग्रामीण टोल प्लाजा पर राजेंद्र पाल का शव लेकर पहुंचे और टोल प्लाजा पर जाम लगाया। वहीं परिजनों ने टोल प्लाजा प्रबंधन पर मदद नहीं करने के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश दी और जाम खुलवाया। तो टोल कर्मी की मौत पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। बता दें ग्वालियर में 2 दिन पहले टोल कर्मी की मौत हो गई थी। अब परिवार वालों ने टोल प्लाजा पहुंचकर हंगामा किया और परिवार वालों ने कहा है कि टोल प्लाजा की तरफ से टोल प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह की मदद नहीं की गई थी। तो अब मौत पर हंगामा शुरू हो गया और सीधे रुख करेंगे दतिया से। संवाददाता निशांत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निशांत, जिस तरह से देखा कि देखिए परिजनों ने पहुंचकर हंगामा किया, जाम भी लगाया, हालांकि पुलिस ने जाम खुलवा दिया है, लेकिन क्या मांग परिजन कर रहे हैं? जी, परिजन की मांग थी कि मुआवजा को लेकर परिजन ने जो जाम लगाया है, जो सुरेंद्र पाल है उसकी 2 दिन पूर्व में ये ग्वालियर और डबरा के बीच में जो हाईवे पर काम चल रहा था उसके दौरान ट्रक ने उसको टक्कर मारकर घायल कर दिया था। घायल होने के बाद उसको ग्वालियर में रेफर कर दिया था। रेफर होने के बाद उसको 2 दिन पूर्व में ये एक्सीडेंट हुआ था। आज उसकी मृत्यु हो गई है और जो मृत्यु होने के बाद परिजन और कुछ ग्रामीण जो डगरई टोल प्लाजा है जो झांसी और दतिया के बीच में टोल प्लाजा पड़ता है उस पर जाके उन्होंने जाम की स्थिति बनाई है और जो टोल प्लाजा के मालिक हैं उन्होंने जो मुआवजा की मांग की है, इस वजह से उन्होंने जाम लगाया था और बिल्कुल जाम लगाया था, हालांकि पुलिस ने जाम खुलवा दिया है और पूरी स्थिति को काबू में किया गया। फिलहाल शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता अक्षय कांति बम का आइडियलिक कॉलेज दोषी पाया गया। आइडियलिक कॉलेज की मान्यता की जांच के लिए बनाई गई है कमेटी और बता दें दोषी पाए जाने पर अब 3 साल के लिए आइडियलिक कॉलेज को परीक्षा सेंटर नहीं बनाया जाएगा। साथ ही कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो मुश्किलों में हैं अक्षय कांति बम क्योंकि उनके कॉलेज को लेकर ये जानकारी सामने आई है। अब 3 साल के लिए एग्जाम सेंटर इस कॉलेज को नहीं बनाया जाएगा। एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें सालों की फाइलें जलकर राख हो गई। पूरा कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलकर खाक हो गया, कई वाहन जल गए, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर आम जीवन पटरी पर लौटने लगा है। तो वहीं इसके साथ ही इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में जैतखाम में तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की और प्लानिंग के साथ पहुंचे उपद्रवियों ने पूरे ऑफिस को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद चारों तरफ जले हुए अवशेष और राख ही राख नजर आए। तो वहीं अब कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में कामकाज शुरू हो गया है। अब साफ सफाई कर काम शुरू किया जा रहा है। मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं जिला प्रशासन पर भी गाज गिरी है। अब जिले के नए कलेक्टर दीपक सोनी और नए एसपी विजय अग्रवाल होंगे।
तो ये भी जान लीजिए कि 10 जून से अब तक क्या क्या हुआ। बलौदा बाजार में कब क्या हुआ। 10 जून जैतखाम में तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की, प्लानिंग के साथ पहुंचे थे उपद्रवी। कलेक्टर एसपी ऑफिस में आग लगाई, परिसर में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। 16 जून तक जिले में धारा 144 लागू है। तो वहीं डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों ने जायजा लिया। न्यायिक जांच के डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए। 11 जून 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची। सभी स्थानों का निरीक्षण किया गया। 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उपद्रवों पर कार्रवाई के सीएम ने निर्देश दिए। सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग की। शांति और सौहार्द बनाने की सीएम ने लोगों से अपील की। बलौदा बाजार कलेक्टर और एसपी हटाए गए। दीपक सोनी होंगे नए कलेक्टर और विजय अग्रवाल को सौंपा गया एसपी का जिम्मा। बलौदा बाजार घटना पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना में सामाजिक नहीं असामाजिक तत्वों का हाथ है। करोड़ों का नुकसान हुआ है तो भरपाई भी दोषियों से ही कराई जाएगी। वहीं जांच में जिन जिन लोगों का नाम सामने आएगा सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सामाजिक नहीं, ये पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे। मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे। इधर इस घटना को लेकर कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। समिति के पदाधिकारी घटनास्थल पर जाकर कारणों की जांच करेंगे। बलौदा बाजार में इतनी बड़ी निंदनीय घटना घटी और वह जो घटना से पहले गिरौदपुरी जो समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पे जोड़ा जैतखाम को काटा जाता है और भाजपा शासन के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों के द्वारा सिर्फ उस मामले को लिपापोती करने का प्रयास किया गया। हमारे समाज ने मांग की कि ना वो जो घटना जो घटी उसकी सीबीआई जांच हो। घटना के बाद रायपुर के सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए कलेक्टर गौरव सिंह ने निर्देश जारी किया और कहा कि पुलिस और सामान्य प्रशासन की टीम हमने एक्टिवेट की है और उसे प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक चीज चले तो उस पर हम प्रभावी कार्रवाई कर पाएं। हमने सोशल मीडिया और सामान्य जो पुलिस और सामान्य प्रशासन की टीम है जिसको हमने एक्टिवेट किया है, जो लगातार काम कर रही थी लेकिन उसको और प्रभावी बना रहे हैं जिससे कि जो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ें चलें उस पर भी हम प्रभावी कार्रवाई कर पाए। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में कामकाज शुरू हो गया है तो वहीं कार्रवाई भी जारी है। अब देखना होगा कि मामले में सियासत कितना जोर पकड़ेगी और कितनों पर गाज गिरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को चुनौती दी है। ओपी चौधरी ने महंत से सवाल किया कि वो इस गर्मी में 10 दिन बिना एसी कूलर के रहकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि महंत जी को सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई है। साथ ही कहा कि वो तो आज भी बिना चप्पल के खेत में चलते हैं। मैं तो बहुत हर्ष और खुशी के साथ बोला था, गर्व के साथ बोला था, मैं गवैया आऊँ। नेता प्रतिपक्ष जी बड़े आदमी बन गए हैं। एसी ले उतरा वो बाहर आए के ओला हिम्मत नहीं हुआ थे, ओला बड़े बड़े सुख सुविधा की आदत पड़ गई होही। मैं तो आज भी गवैया बिना चप्पल के गांव के खेत में रोज़ मोर गाँव में वॉक करता हूँ और बिना एसी कूलर के रह सकत हूँ। चरणदास महंत जी ने चुनौती देता हूँ, ये गर्मी के महीना में 10 दिन तक बिना एसी कूलर पंखा के रह के दिखाए, मैं दिखाए को तैयार हूँ। तो इधर चरणदास महंत ने ओपी चौधरी पर निशाना साधते उन्हें गवैया कहा था। इसी के बाद ओपी चौधरी ने महंत पर पलटवार किया। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर महंत ने क्या कुछ कहा था। ओपी चौधरी जो लिपट गवैया है, अगर उसको गांव की भाषा समझ में नहीं आती तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। मगर वो खरबूजा को देख के खरबूजा जैसे रंग बदलता है, उसी तरीके से भाजपा में आकर वो रंग बदलने लग गया। उसको मैं चेतावनी देता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया ही बना रहे, वो मत संगत में पड़ेगी। और जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेत माफिया पर खनिज विभाग ने शिकंजा कसा। रेत का अवैध परिवहन करते 10 हाईवा ट्रेलर जब्त किए गए। अकलतरा, तरौद, मुलमुला में खनिज विभाग ने एक्शन लिया। खनिज अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला गया है।
और इधर गुना के बीजी रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया। पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प भी हुई है। तो इधर पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को हिरासत में लिया है। एसपी, कलेक्टर सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बीजी रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों ने जमकर इसका विरोध किया। पुलिस और अतिक्रमणकारियों में झड़प भी हुई। तो वहीं पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को हिरासत में ले लिया है। एसपी, कलेक्टर सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और इधर भिंड के फूप में दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों में से 12 से ज्यादा लोग ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। इन लोगों को उल्टी और दस्त के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक फूप में दूषित पानी से 2 बुजुर्ग और एक नाबालिग लड़की की मौत हो चुकी है। मामले में एक पटवारी समेत एक अन्य कर्मचारी को सस्पेंड करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। साथ ही फूप अस्पताल में 3 एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहाँ पे मैं अपने पिताजी को लेकर आया हूँ और 7-8 एम्बुलेंस भर के आई हैं। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, कोई सरकारी में गए हैं, जिसको यहाँ उचित लगा है वहाँ पे। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है। मतलब कि पल्स ही एकदम डाउन हो गए थे। यहाँ के थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है। मेरे चाचा जी हैं, तो इनको मतलब 3-4 दिन से 2-3 दिन हो गए ये उल्टी दस्त वगैरह मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो पानी की समस्या वजह से ही हो रहा है। सब लोग ऐसे ही परेशान हैं। हाँ, वही लाइन का जो पानी आता है अपना, तो वह कहीं जगह जगह पे नालियाँ वगैरह फूट गई हैं, वो तो लाइन, तो उसका नालियों का पानी उसमें पाइप में आ जाता है। तो दूषित पानी की वजह से ये सब हो रहा है। पानी ऐसे गंदा पानी आ रहा है, मटमैला टाइप का। जैसे शिकायत हम लोग जैसे मान लो जो नगर पालिका में जाते हैं, हम लोग कराए हैं, 1-2 बार कहा है तो कुछ सुनवाई नहीं होती है। केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। जनरल द्विवेदी 30 जून को कार्यभार ग्रहण करेंगे। रीवा के मुड़िला गांव में जन्मे द्विवेदी 2 साल तक सेवा में रह सकेंगे। 3 भाइयों में सबसे छोटे उपेंद्र ने रीवा सैनिक स्कूल में 1973 से 1980 तक पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद 15 दिसंबर 1984 को उनका सेना में कमीशन हो गया। अब जब उन्हें नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, तो इस दौरान विस्तार न्यूज़ ने उनके साथ खास बातचीत की और उनके बड़े भाई पीसी द्विवेदी से उन्हें क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के रीवा से उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख बने और उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं डॉक्टर पीसी द्विवेदी। हम जानेंगे कि कैसे वो उनको याद करते हैं। सर, बचपन बीता, किस तरह से याद करते हैं उनके साथ जो समय बीता आपका? मैं उनसे 10 वर्ष बड़ा था। निश्चित रूप से मैं एक संरक्षक के रूप में था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर में हुई। फिर संयोग से मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में था, तो यहाँ मेरे ही संरक्षण में सैनिक स्कूल रीवा में उन्हें एडमिशन दिलाया और यहीं से वो एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए। उसके बाद एनडीए खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उन्होंने अपनी मिलिट्री की पढ़ाई पूरी की। 1984 में उन्हें कमीशन ऑफिसर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने देश और विदेश में, चाहे वो यूरोप हो या अफ्रीका हो, सब जगह उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के साथ कार्य किया। अमेरिका में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेशल्स में वो भारत के सैन्य सलाहकार भी रहे और आज आप लोगों की सबकी शुभकामनाओं से वो सेना के सर्वोच्च पद में ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें बताई, बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। आपके घर, गांव, परिवार में भी जैसी ये जानकारी हुई होगी, हमेशा की तरह ये होता है कि बहुत गौरव का विषय है ये। निश्चित रूप से ये परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है और सारे रीवा, विंध्य प्रदेश, या कहूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से कोई सेनाध्यक्ष के रूप में बना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीसी द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो थल सेना प्रमुख बने हैं, उनके बड़े भाई हैं और याद करते हुए बताते हैं कि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार और हमेशा से ये लगता था कि ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों ही एक ही विद्यालय के एवं एक ही बैच के छात्र। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से और युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से
उनको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है कि उन्हें किस जगह और कहाँ तक वो जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को नगरीय निकाय क्षेत्रों में परिसीमन का आदेश जारी कर दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है। क्या है पूरी खबर, समझिए इस रिपोर्ट से। 11 जून को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव घोषणा से पहले सभी निकाय क्षेत्र में नया परिसीमन किया जाएगा। इससे उन इलाकों में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है जहां नगर निगम में वार्डों की संख्या 70 से कम है, क्योंकि किसी भी नगर निगम में अधिकतम 70 वार्ड हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, प्रदेश के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। 184 नगरीय निकाय में 14 नगर पालिक निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत हैं। जहां 70 से कम वार्ड होंगे वहां परिसीमन होगा। परिसीमन शुरू होने में तो अभी वक्त है, लेकिन इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का क्या कहना है, सुन लीजिए। हम विकास की बात करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं। वार्ड का अब ये शासन स्तर का काम है, परिसीमन होगा, चुनाव नज़दीक आ गया है। अब तो नगर निगम का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, सहकारी समिति का चुनाव होगा, तो चुनाव भी चलता रहेगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में परिसीमन का काम हो गया था, ये सब कांग्रेस सरकार ही सोच सकती है, अब लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। वार्डों के परिसीमन के कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के दौरान बन गया था और इस बार परिसीमन होना था। वार्डों के परिसीमन होने से विकास कार्य को गति मिलेगा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी और नगर निगम के जो नियमावली है कि एक वार्ड की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो निर्धारित होगा। 15 साल के भाजपा सरकार के दौरान इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था और अभी जो परिसीमन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो पहले से तय कार्यक्रम है और कांग्रेस सरकार ने इसकी रूपरेखा तय की थी। नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि परिसीमन का कितना फायदा आम जनता को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, परिसीमन के लिए आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल देखिए ये भी उठते हैं कि वार्डों की संख्या बढ़ने से इसका किस तरह से फायदा होगा। देखिए ऋतु, 2011 के बाद 2011 की जनगणना के बाद वार्डों में परिसीमन नहीं हुआ है। चूँकि 2011 के बाद जो जनसंख्या है उसकी बढ़ोतरी हो गई है, तो अब जो वार्ड है उसका परिसीमन किया जा रहा है। चूँकि पिछली सरकार कांग्रेस थी, उन्होंने पहल की थी कि वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। जब अब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी होने के बाद वार्डों का परिसीमन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिसंबर में जो है वार्डों में चुनाव होगा, नगरीय निकाय का चुनाव है, इसलिए भी होगा। अब इस पर सियासत हो रही है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही कि इसकी परिसीमन की पहल कांग्रेस सरकार ने की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी जो है सकारात्मक राजनीति नहीं कर रही है। लेकिन देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव भी होगा, सियासत भी होती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से परिसीमन करने की बात सरकार कर रही, तो परिसीमन होने के बाद आम जनता को कितना फायदा होता है ऋतु, ये सबसे बड़ी बात है। सियासतदार जो है वो सियासत तो करते रहेंगे, परिसीमन होता रहे, लेकिन आम जनता को सीधे तौर पर परिसीमन का फायदा होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा खोमन। लेकिन जिस तरह से देखिए कांग्रेस की ओर से इस पर बयान सामने आ रहा है, कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन का जो काम था वो कांग्रेस सरकार में ही शुरू हो गया था और अब इसका फायदा जनता को मिलेगा। तो वहीं बीजेपी अपनी ओर से बयान दे रही, क्या लगता है क्या इस पर भी छत्तीसगढ़ में सियासत जोर पकड़ती नजर आएगी? खोमन, देखिए सियासत तो होती रहती है और परिसीमन का आदेश जब से निकला है ऋतु, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही कि कांग्रेस ही पार्टी वो जो पार्टी है जो लोगों की भलाई सोचती है। और यही कारण कि परिसीमन को लेकर उन्होंने पिछली सरकार में आदेश दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी।
कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि आम जनता के लिए कांग्रेस पार्टी सोचती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि परिसीमन होगा तो आम जनता को इससे सीधे लाभ होगा, जो समस्याएं आम जनता को होती है वह त्वरित निराकरण होगी। लेकिन इस पर सियासतदान जो है वो लगातार सियासत कर रहे हैं। बयानबाजी का दौर भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ऋतु, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने, ऐसे में जो दोनों पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, दोनों तैयारी जुट रही है, दोनों कर रही है तैयारी। इस बीच बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन बयानबाजी के बीच आम जनता का जो फायदा है वो होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल खुमन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नवंबर दिसंबर के बीच में होंगे नगरीय निकाय के चुनाव, लेकिन उसके पहले परिसीमन की तैयारी है छत्तीसगढ़ में। और इधर देश में सरकार के गठन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने और उनके मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सब यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कई नामों की चर्चा है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। तो क्या अध्यक्ष के नाम पर भी बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के बाद एमपी के बीजेपी अध्यक्ष का नाम भी तय होगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जेपी नड्डा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया, जब अमित शाह को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी साल होने की वजह से उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि अब नए चेहरे की तलाश की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सुनील बंसल, 35 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, आरएसएस के पूर्व प्रचारक, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। बीएल संतोष, 31 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, संगठन में राष्ट्रीय महासचिव, 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका, कर्नाटक में आरएसएस के हार्ड लाइनर प्रचारक रहे। विनोद तावड़े, 1995 में महाराष्ट्र महासचिव बनाए गए। 2002 में इन्हें दोबारा महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 2014 में देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिक्षा मंत्री बने। अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते। 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय संभाला। संगठन और सरकार दोनों का अच्छा अनुभव। संगठन का मुखिया बनने की रेस में कई नाम हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये कोई नहीं जानता। बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती आई है। कई बार हमने देखा है, क्या अध्यक्ष का नाम भी चौंकाने वाला होगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर छतरपुर में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करते हुए बजरंग दल ने आतंकवाद का पुतला जलाया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। बजरंग दल ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। और इधर इंदौर से मिल रही है बड़ी खबर। कुत्ते को डंडे से पीटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पॉपुलर फॉर एनिमल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। अज्ञात पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। नरीमन सिटी कॉलोनी की पूरी घटना है तो एरोड्रम थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और ये देखिए, सीसीटीवी में घटना कैद हुई, किस तरह से कुत्ते को पीटते हुए ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा। अब जानवर कौन, देखिए इन तस्वीरों में। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
इधर धार में लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लोकायुक्त की टीम ने जिला प्रबंधक अरविंद वर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आधार केंद्र चालू करने के नाम पर जिला प्रबंधक अरविंद वर्मा ने 15,000 रुपए की मांग की थी। इसके साथ ही लोकायुक्त की टीम ने जिला समन्वयक रवि सिंह गहलोत को भी गिरफ्तार किया। दरअसल आवेदक विजय कुमावत ने जिला प्रबंधक और समन्वयक से मिलकर आधार केंद्र चालू करने के लिए आवेदन किया था, जिसके एवज में उनसे पैसों की डिमांड की गई। ये सरदारपुर तहसील में बरमंडल गांव है, वहां के रहने वाले हैं विजय कुमावत। इनको जो है सरदारपुर में एक आधार केंद्र खोलना है, जिसके पंजीयन के लिए ये जो CSC सेंटर है आधार का, यहाँ के जिला प्रबंधक और जिला समन्वयक से मिलकर इन्होंने आवेदन दिया था एक नए आधार केंद्र के लिए। जब उन्होंने आवेदन दिया तो उनसे नया आधार केंद्र पंजीयन की ID और जो सामान देने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। राजगढ़ से चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने बैलेट यूनिट में लगी मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की वेरिफिकेशन की जानकारी नहीं दी। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या चुनाव आयोग EVM के तीनों इकाइयों में जले हुए सॉफ्टवेयर को सार्वजनिक करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है रिटेल इन्फ्लेशन। मई महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75 हो गई है। अप्रैल में ये 4.83% थी, जो अब घटकर मई के महीने में 4.75% हो गई है। तो 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है महंगाई और खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% पर पहुंच गई है, जो पहले अप्रैल के महीने में 4.83% थी। तो खुदरा महंगाई दर घटी है और मई महीने का जो आंकड़ा सामने आया है वो ये है कि महंगाई दर घटकर 4.75% हो गई है। तो बता दें कि एक बड़ी गिरावट खुदरा महंगाई दर में देखने को मिली और अभी नई बनी NDA सरकार के लिए भी अच्छी खबर होगी, क्योंकि अप्रैल में जो 4.83% थी वो महंगाई दर घटकर अब खुदरा महंगाई दर जो मई महीने में घटकर 4.75% पर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना के विरोध में आज विश्व हिंदी परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने SDM को PM के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर जो आतंकी प्रहार किया, इस पर संगठन के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। सिंगरौली से लापरवाही का मामला सामने आया, जो कई हादसों को आमंत्रण दे रहा है। यहां रिहायशी इलाके में फर्नीचर का गोदाम संचालित हो रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में लकड़ियों से आग लगने का डर है। इस 4 मंजिला गोदाम में आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मालूम हो कि इसके पहले बगल में संचालित टायर की दुकान में भीषण आग लग चुकी है। कलेक्टर के आदेश जारी होने के बावजूद गोदाम धड़ल्ले से संचालित है और इसी गोदाम के कलेक्टर और CM हेल्पलाइन में शिकायत भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हादसों को आमंत्रण देता ये गोदाम है। विंध्याचल फर्नीचर के नाम से रिहायशी इलाके में खुला हुआ ये 4 मंजिला गोदाम जो हादसों को आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि अक्सर गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है जब आगजनी की घटनाएं होती हैं। और ऐसे में अगर इस फर्नीचर गोदाम में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो रिहायशी इलाका है और ये हादसा बढ़ सकता है। और आगे बढ़ेंगे। मरवाही के जंगलों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बेशकीमती पेड़ों जैसे सागौन और साल की कटाई जोरों पर है और विभाग को इसकी जानकारी मिलने पर कैजुअलिटी के रूप में अपने उच्च अधिकारियों को पीयू काटकर इसकी जानकारी देते हैं। मरवाही वन मंडल के रूंगा, सेमरदर्री, डोंगरिया समेत कई रेंज में लगातार सागौन की कटाई चल रही है और विभाग इन पेड़ों के संरक्षण को छोड़ इन कटे पेड़ों की पीयू पेश कर देता है। वैसे में जंगल में अंधाधुंध कटाई और बड़ी संख्या में इंसानी दखल से वन्य जीव
आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे वन्यजीव और मानव मुठभेड़ के मामलों में इजाफा हुआ है। मरवाही में पेड़ों की कटाई के मामलों को लेकर मरवाही वन परिक्षेत्र के दफ्तर में पहुंचने पर रेंजर नहीं मिलते, ना ही फोन उठाते हैं, तो वहीं मरवाही वन मंडल डीएफओ इन मामलों में कोई भी बात करने से बचते नजर आते हैं। डीएफओ भी अपने कार्यालय में बहुत कम ही बैठते हैं और उनको भी मरवाही के जंगलों की हरियाली की कोई चिंता नहीं है। कवर्धा जिले के ग्राम दामापुर में पुलिस की तैयारी को लेकर जिले के हजारों की संख्या में युवा किस्मत साधने की कोशिश में जुटे हैं। प्रदेश में पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर युवाओं में काफी खुशी है। सक्षम परिवार अपने बच्चों को तैयारियों के लिए शहर भेज देते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो खर्च नहीं उठा सकते। अब ऐसे में ग्राम दामापुर ग्रामीण अंचलों के अभिभावकों के लिए ट्रेनिंग काफी कारगर साबित हो रही है। इस ट्रेनिंग का जिम्मा लिया है पंडरिया जनपद पंचायत सभापति और पुलिस भारतीय अकेडमी के संचालक अश्विनी यदु ने। अश्विनी यदु युवाओं को बेहतर सुविधा दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अश्विनी यदु का हजारों युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देकर पुलिस भर्ती का अभ्यास कराना मिसाल साबित हो रहा है। जबलपुर में दोस्तों के बीच मामूली बात पर शुरू हुई कहासुनी का अंजाम एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मामला है माल गोदाम चौक का, जहां 6 युवकों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला बोला। बीच सड़क पर दिल दहला देने वाली इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हमले से बचने के लिए घायल युवक दौड़ लगाता हुआ भी वीडियो में दिख रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। परसों रात्रि करीब 11 बजे मालगोदाम में एक आनंद चौधरी नामक व्यक्ति के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी। तो उस चाकूबाजी में करीब शुरू में 3 लोग शामिल हैं, ऐसा बताया गया था हमें। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो 6 लोगों का नाम आया है और उसमें मुख्य अमन कोरी नामक व्यक्ति जिसने चाकू चलाई थी। इसके अलावा एक राहुल कुशवाहा भी है जो मृतक का ही दोस्त है, वो भी इसमें शामिल है। उसने अन्य दोस्तों को बुलाया था, कुछ लेन देन के विवाद को लेके उसने अपने दोस्तों को बुलाया था और जिनके द्वारा चाकूबाजी की। ग्लोबल वार्मिंग का असर कम करने के लिए जबलपुर नगर निगम अब पौधारोपण के लिए महाअभियान की शुरुआत करने जा रहा है। अगले 4 महीनों में नगर निगम 12 लाख पौधे लगाएगा और इन पौधों को लगाने के लिए नए तरह की टेक्निक अपनाई जाएगी। बाल्मिक पद्धति के तहत 12 लाख पौधों को लगाया जाएगा ताकि पौधों का संरक्षण हो सके और वो तेज गति से वृद्धि कर सके। इसके साथ साथ केमिकल रहित ऑर्गेनिक नगर वन तैयार किए जाएंगे। पौधे लगाने के लिए पूरी तरह से जैविक खाद का इस्तेमाल होगा। जबलपुर शहर संस्कार धानी से एक बड़ा अभियान, महाअभियान हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर माह हम लोग 25,000 वृक्षारोपण करेंगे और अक्टूबर के माह में हम लोग 11 लाख वृक्षारोपण करेंगे। कुल मिलाकर 4 महीनों में 12 लाख वृक्षारोपण जबलपुर शहर संस्कार धानी में बनने हम लोग करने जा रहे हैं, जो एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड भी होगा और गिनीज बुक से लेकर बाकी जगह दर्ज भी होगा। सबसे प्रमुख बात इसमें यह है कि ये 11 लाख वृक्षारोपण सिर्फ होगा नहीं, पौधारोपण सिर्फ होगा नहीं, इनको वृक्ष बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।